जब धर्म की बात आती है तो आदिवासी अलग अलग बात कहते हैं। कुछ आदिवासी कहते हैं हमें सरना कोड बिल चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी का हमें कॉलम चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी तो धर्म है ही नहीं, तो आदिवासी तो उसका तो अलग ही है, सब कुछ व्यवस्था अलग है उसकी, तो उसको कहाँ रखें, कैसे रखें। तो आपका क्या मत है? अब 8वीं अनुसूची में डालो, आदिवासी की भाषा है, लिटरेचर है, सब कुछ है, तो ऐसी और भी भाषाएं हैं जो अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, आदिवासी अपनी भाषा की पहचान के लिए लड़ रहे हैं, उस विषय पे क्या कहेंगे? एक बड़ी एक तरह से सरकार ने तो एक कॉलम दिया ही नहीं धर्म का। दूसरा, धर्म परिवर्तन की भी बहुत बात होती है। बहुत सारे लोग, हिंदूवादी लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो कन्वर्ट करती हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट आदिवासी था लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन बना लिया। अब ये यहाँ पर ऐसे आरोप लगते हैं कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में होता है। ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को, आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। तो आपका क्या सोच है? दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना, सीजेपी का प्रोटेस्ट, देश के हर भाग से लोग आ रहे हैं और अपना समर्थन लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि आदिवासी समाज के इतने बड़े लीडर मध्य प्रदेश से चलकर अपनी पूरी टीम के साथ आप जंतर मंतर पर आए और पूरी तरीके से सोनम वांगचुक के जो आंदोलन है, जो सीजेपी का आंदोलन है, उसको समर्थन किया। ये समर्थन करने के साथ साथ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन ये बात तो बड़ी जेन्युइन है कि ये कह रहे हैं, लेकिन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के आप समर्थक हैं और लगातार राधेश्याम जी आप जंतर मंतर पर, मैं साक्षी हूं कि आप लगातार प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। आदिवासियों की आवाज़ है, एक बहुत बड़ी आवाज़ है आदिवासियों की। देश में जिस तरह की आदिवासियों की दशा है, हम चाहे लद्दाख की बात कर लें, लद्दाख तो खैर अभी तो वहाँ पे भी काउंसिल बन रही है, कुछ हो रहा है। लद्दाख में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसके अंदर कहा गया कि भाई हम पर्वतीय क्षेत्र है हमारा और हमको भी राज्य का दर्जा दो। बहुत सारी ऑटोनोमस काउंसिल हैं, आदिवासी अपनी भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमारी भाषा को जो 8वीं अनुसूची है संविधान की उसमें डाला जाए। भाषा की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है, धर्म कोड की लड़ाई है। यहाँ पर इतने ज़बरदस्त लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारा धर्म है, हमें एक नया कॉलम दो। जनसंख्या की बात हो रही है, मैं सब सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले आज आप जंतर मंतर पर आए तो क्या संदेश लेकर आए? जंतर मंतर पर हमारा जो आगमन है, हमारे सोनम वांगचुक अभी जो है 14 से 15 दिन हो गए लगातार भूख हड़ताल पर बैठे। 17वां दिन है आज। 17वां दिन है आज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रोंग रही है। इसीलिए हम लोग जो है सोनम वांगचुक के साथ में वार्तालाप करना चाहते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि आप देश की धरोहर हैं, आप देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में आपने काम किया है और हर युवाओं की आप जो है एक आवाज़ हैं। यदि भूख हड़ताल करके यदि आपकी जान को यदि कुछ खतरा हुआ, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारी जो आशाएं हैं वो डूब जाएंगी। और हम क्यों ऐसे निकृष्ट सरकार के लिए हम अपनी जान दें? इसका और दूसरा हम जो उपाय खोज सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी 20 तारीख को हमारे सभी जो है जो इस आंदोलन के समर्थक सांसद रहे हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, तमाम तरह के जो जागरूक सांसद हैं, जागरूक विधायक हैं, जिन्होंने आपके इस आंदोलन को समर्थन किया है, उनके साथ में हम सदन का घेराव करें और सदन में भी 20 तारीख की प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल 20 तो तारीख। आदिवासी 20 तारीख को भी आएंगे आप कह रहे हो? बिल्कुल आएंगे, 20 तारीख को भी पूरी संख्या में आएंगे? पूरी संख्या में आएंगे, डंका बजाते हुए आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, ये तो शिक्षा की बात हुई, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है देश के अंदर, लेकिन आदिवासियों के अपने बहुत सारे विषय हैं। मैं एक सबसे पहला विषय के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। जिस तरह से देश के अंदर अब जनगणना हो रही है, आपको पता ही है कि पहले पहाड़ों में होगा, मकान गिने जा रहे हैं, फिर लोग गिने जाएंगे। आदिवासियों को तो खैर गिना ही जाता है, आदिवासियों को और एससी को तो जनसंख्या प्रावधान है कि उनकी जनसंख्या की गिनती होती है। तो लेकिन उसके साथ साथ अब जाति का कॉलम अन्य जातियों के लिए है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो आदिवासी अलग अलग बात कहते हैं। कुछ आदिवासी कहते हैं हमें सरना कोड बिल चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी का हमें कॉलम चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी तो धर्म है ही नहीं, तो आदिवासी तो उसका तो अलग ही है, सब कुछ व्यवस्था अलग है उसकी, तो उसको कहाँ रखें, कैसे रखें। तो आपका क्या मत है इसमें? देखिए, इस पर मैंने पूर्व में भी जब हमारा आंदोलन हुआ था
उस पर भी मैंने अपनी बात को रखा था और हमने इस बात को जो है डंके की चोट पे रखा है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, वो प्रकृति को मानता है, वो पुस्तक वंशी नहीं है, वो प्रकृति वंशी है। वो अपने पेड़ पौधों को, अपने माता पिता को, अपने पुरखों की आस्था रखता है और अपने जल जंगल जमीन खेत खलियान से उसको फुर्सत नहीं। दूसरा चीज है कि बात है जनगणना की कि भाई जब देश में गिनती हो तो सभी की अपनी अपनी एक गिनती होनी चाहिए। तो उस पर हमारी ये मांग है कि हमको अलग से कुछ नहीं चाहिए। जो पहले से चल रहा था ट्राइबल, तो आप ट्राइबल डाल दीजिए, आदिवासी डाल दीजिए। टाइम में एक कॉलम होता था, एनिमिस्ट के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद में जो है 1931 में जो है ट्राइब के नाम से जाना जाता था। आज जो है उसको अलग कर दिया गया। मैं इसी चीज में देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में जब यूसीसी बना और हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि आदिवासी यूसीसी से अलग है। जब तुम खुद अलग बोल रहे हो तो भाई जनगणना में हमारा अलग जो है ट्राइबल दे दीजिए। हमें कोई धर्म नहीं चाहिए, ना हमें सरना धर्म चाहिए, ना हमें गोंडी धर्म चाहिए, ना हमें पारसी धर्म चाहिए, ना हमें मुंडा धर्म चाहिए। सरना वाले नाराज हो जाएंगे, मुंडा वाले नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होगा यदि प्रधानमंत्री ये बोल दे कि हम आपकी इस जनगणना में आदिवासी ट्राइबल डाल रहे हैं, कोई नाराज नहीं होगा। सब सहमत हैं, सब सहमत हैं। तो कई बार हमने बोल चुका है, कई बार सभी ने बोल चुका है। हम जब ट्राइबल लिख जाएगा, आदिवासी लिख जाएगा, तो हम बोलते हैं कि गोंडों को बोलते हैं कि आप जो है वहाँ पे गोंड धर्म लिख दीजिए, ट्राइबल गोंड, आदिवासी गोंड, आदिवासी भील, आदिवासी सरना, आदिवासी मुंडा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप ऐसा लिख दीजिए जिस तरीके से हिंदुओं की बात आती है तो हिंदू में भी क्या लिखते हैं, बौद्ध हिंदू लिखते हैं, जैन हिंदू लिखते हैं, सिख हिंदू लिखते हैं। उन पर तो कोई बाउंड्री नहीं है, उन पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर आदिवासी जब लिख देंगे आप कॉलम में, ट्राइबल दे देंगे, तो किसी भी आदिवासी कम्युनिटी को कोई भी तरह का ऐतराज नहीं होगा। ये लगातार आप बात कर रहे हैं आदिवासी धर्म की, मैं एक और विषय पे आता हूँ और मैं सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपका परिचय और आप क्या कहना चाह रहे हैं इसी विषय पे। मैं कमलेश तिकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश। जो आपने ट्राइबल की बात कही, तो अंग्रेजों के टाइम तो जब जनगणना होती थी 10 साल में, और 11वें साल में वो ट्राइबल था। लेकिन 1951 के बाद से, जब से सरकार अपनी आज़ादी के बाद प्रक्रिया में आई, तो वो ऑटोमेटिकली उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है ये कारण ये है, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि पहचान मिटाना और जो इनकी विरासत, जो इतने बड़े विरासत और जो गोंडवाना शासक रहे हैं, सबको खत्म करने का। और आज आप देखेंगे दिल्ली नहीं, अगर हमारे एरिया में जाएंगे तो एक हम उस जगह से बिलोंग करते हैं। मंडला एक उस समय की राजधानी रहती थी, गढ़ मंडला, जो मंडला से लेके मांडू तक शासन चलता था। और आज भी किले महल राजा थे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत आज और ना उनके वारिस नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये और मीडिया के माध्यम से सरकार को और उस आदिवासी समाज को एक ऐसा मैसेज और ये मंथन करने की ज़रूरत है। ये बताना चाहते हैं कि ये सोची समझी साजिश ही रही होगी, तभी ये कॉलम को समाप्त किया गया। लेकिन एक राधे श्याम जी, देखो नाम में राधे और श्याम है, और राधे श्याम अगर आ गया तो कहीं ना कहीं आदिवासी ने दिल से तो राधे श्याम को स्वीकार किया होगा, तभी तो नाम रखा होगा। खैर मैं उस विषय पे अलग जाऊंगा, लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं भाषा पे आता हूँ। देश में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी रिपोर्ट, राज्यों ने रिपोर्ट दी कि भाई ये भाषा 8वीं अनुसूची में डालने योग्य है। जैसे हो की बात करें हम, बहुत बड़ा आंदोलन, आपके पास के ही लोग हैं, यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं और जगह से लोग आते हैं। वो कहते हैं हो भाषा को अब 8वीं अनुसूची में डालो। आदिवासी की भाषा है, लिटरेचर है, सब कुछ है। तो ऐसी और भी भाषाएं हैं जो अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, आदिवासी अपनी भाषा की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। उस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय में, जब ये सेंट्रल बरार था, किसी राज्यों का गठन नहीं हुआ था, उस समय में 1 करोड़ लोग जो है गोंडी भाषी थे। आप देख ही लीजिए सेंट्रल प्रोविजंस में, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमारा यूपी का आधा हिस्सा हो गया, आपका ये बिहार का आधा हिस्सा हो गया, आंध्रा हो गया, ये सभी क्षेत्रों में गोंडी भाषा बोली जाती है। जब आप जो है गुजराती बोलने वाले को गुजरात दे दिया आपने, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दे दिया, बंगला बोलने वाले को बंगाल दे दिया, तो गोंडी बोलने वाले को गोंडवाना
क्यों नहीं दिया? दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इसी को तो आंदोलन को आगे बढ़ाया कि गोंडी बोलने वाले को हमको गोंडवाना राज्य चाहिए। आज इसीलिए मैं बोलता हूं कि सरकारें जानती हैं कि जब सीलिंग एक्ट लगा 1972 में, 72-73 जो सीलिंग एक्ट आया, तो सबसे ज्यादा जमीनें जो है हमारे गोंड राजाओं की गई है और भारत बनने में 258 रियासत हमारे गोंड शासकों ने दी है। बहुत बड़ा ये इतिहास है, बहुत बड़ा ये इतिहास है। लेकिन इतिहास के पन्नों से रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी बनाएगा, लेकिन रानी दुर्गावती जी का कोई इतिहास नहीं पढ़ाएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो दुर्गावती रानी कौन थी फिर? दुर्गावती रानी भी तो लड़ी मुगलों से, उसका इतिहास खत्म कर दिया गया। टंटिया मामा जो रॉबिन हुड की उपाधि, जो इंग्लैंड में जो रॉबिन हुड की उपाधि ऐसी विश्व की उपाधि मानी जाती है, ऐसा बोला जाता था जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो उनके शासन काल में सूर्य अस्त्र नहीं होता था, तो वहां के लोगों ने टंटिया मामा को रॉबिन हुड की उपाधि दी। क्या रॉबिन हुड के इतिहास को, इतिहास के पन्नों में, शिक्षा में, जिस शिक्षा के लेके आंदोलन करे, शिक्षा में जोड़ा गया क्या? बिरसा मुंडा के इतिहास को जोड़ा गया क्या? राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह के बलिदान को जोड़ा गया तो क्या? नई शिक्षा नीति आ गई है, तो क्या क्या उम्मीदें लग रही हैं? नई शिक्षा नीति तो भाई मत ही पूछो, मत ही पूछो। वहाँ पे तो अब जो है वेद पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे रामायण पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे महाभारत पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है जो पर्यावरण को, जो प्रकृति को, जो मानव को संतुलन करने वाले लोग हैं, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज तो इंडस्ट्रियल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज देखिए बारिश हो रही है दिल्ली में, बारिश का मौसम चल रहा है ना, क्या कौन सा मौसम है अभी? सावन चालू होने वाला है ना, आषाढ़ चालू, पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है क्या? तो ये क्या 140 करोड़ देशवासी इस बात को पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे। प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने कोयले के लिए इतने सारे जंगल काट डाले, पेड़ काट डाले, एक पेड़ माँ के नाम और 1 लाख पेड़ अडानी अंबानी के नाम। तो ये दोहरी नीति है, दोहरी नीति जो है नहीं चलना चाहिए। और जिस तरीके से मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, आज जैसे आपने बोला ना राधे श्याम, है ना, तो ये राधे श्याम क्यों आया? जब मेरे पहले पुरखा, पहला जनरेशन, जब भारत देश जब आजाद हुआ था, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत क्या है? प्राथमिक शिक्षा, मतलब मातृभाषा। तो मेरी माँ तो गोंडी बोलती थी, पारसी बोलती थी, तो मेरी माँ को जब पारसी आता था तो उनके बच्चे को पारसी में उनको सिखाना चाहिए था। अर अरा उर अरा इर अरा सिखाना चाहिए था। तो आपने क्या सिखाया? आ अनार का सिखाया, ABCD सिखाया। क्यों आपने अर अरा उर अरा नहीं सिखाया? यदि अर अरा उर अरा सिखाते तो गोंडी बोलता। जब वो गोंडी बोलता तो मेरा नाम भी गोंडी में होता। जब मेरे घर से ही शिक्षा खत्म हो गई, मेरे घर से ही एजुकेशन खत्म कर दिया गया, तो मेरा नाम तो बदलेगा ना, पहचान भी मिट गई। तो ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र इसीलिए, ये षड्यंत्र इसीलिए है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है मैं बता दे रहा हूं, अभी 9 अगस्त आने वाला है, विश्व आदिवासी दिवस। क्या देश का राष्ट्रपति विश्व आदिवासी दिवस के दिन क्या पूरे देश के आदिवासियों को आदिवासी दिवस की बधाई दिया? देश का प्रधानमंत्री विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 193 देश के लोगों ने 1995 में 94 में बैठकर जो है जिनेवा में बैठकर पूरे देश को बचाया जा सकता है, तो आदिवासियों की संस्कृति से बचाया जा सकता है, आदिवासियों की सभ्यता से जो है देश को बचाया जा सकता है। उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखता? एक और सवाल मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता है खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि आदिवासियों का साम्राज्य ही है एक तरह का। ये तो पूरा जो कहते हैं छोटा नागपुर वाली बेल्ट है, यहाँ पर तो आदिवासियों को गढ़ कहा जाता था। आदिवासियों की एक बड़ी, एक तरह से सरकार ने तो एक कॉलम दिया ही नहीं धर्म का। दूसरा, धर्म परिवर्तन की भी बहुत बात होती है। बहुत सारे लोग, हिंदूवादी लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो कन्वर्ट करती हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट आदिवासी था, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन बना लिया। अब ये यहाँ पर ऐसे आरोप लगते हैं कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में होता है। ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को, आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। तो आपका क्या सोच है इस पे कि जिस तरीके से लगातार आदिवासियों को, सबके टारगेट पे आदिवासी हैं। किसी ने स्कूल में भर्ती करा दिया, चल भाई तू आदिवासी छोड़, तू ये चर्च जाना शुरू कर, या हिंदुओं ने पकड़ लिया तो कह रहा तुम तो हमारे वनवासी थे। तो ये सब अगर जब सब तरफ से ही हमले आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या रणनीति बनानी है भाई? कैसे बचोगे इससे? क्योंकि हर कोई ताक में बैठा हुआ है, हर कोई मिशनरी ताक में बैठी हुई है आदिवासियों के। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर सरकारी बैठी हुई है। यहाँ तो देख रहे हैं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, तो गुलिस्ता का हाल क्या होगा? ऐसा ही कुछ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म की बात की आपने, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठा लिया है, जिसको मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जो है अब हम तो देखो पूछते हैं, हम तो पूछेंगे। अब इस पर आपने छेड़ लिया है। देखिए,
जब इस देश दुनिया में धर्म नहीं आया था तब से आदिवासी यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और आदिवासी का डेफिनेशन होता है आदि अनादि काल से किसी क्षेत्र भूभाग में रहते आ रहे हैं, ठीक है, उसको आदिवासी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एकदम, ठीक है, ऑर्गेनिक। दूसरा चीज है कि आदिवासियों की जब धर्म की बात करेंगे तो उसका तो सबसे पहला चीज है, उसका एक ही धर्म है, वो है मानवता, ठीक है। फिर ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ उस पे, आदिवासी लोग ही जा रहे हैं उसी सिलसिले में, उसी में आ रहा हूँ। तो सबसे पहला जो था हमारा क्या था, प्राकृतिक धर्म था। हाँ। हम लोग पुनेम में चलने वाले लोग थे, जिसको बोलते हैं कोया पुनेम, मतलब प्रकृति और मानव एक साथ चलकर जो है इस प्रकृति को संरक्षित कर सके, ठीक है ना, तालमेल बैठा सके। और हमारी टोटम व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी आदिवासी है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य जो होता है वो एक टोटम है, ठीक है, उस टोटम को मानने वाला। ठीक उसी तरीके से जिसने जो इस प्रकृति के चिन्हों को उठाया, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ अगर आदिवासी कहने में क्या ही दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति की पूजा करता हूँ, मैं मानता हूँ प्रकृति हमें जीवन देती है, पेड़ों की हम भी पूजा करते हैं। चलो पूरे आदिवासी ना चाहिए तो आधे तो है ही, बिल्कुल। हिंदू आधे आदिवासी हैं कि नहीं है, कम से कम जो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। अब मैं उसी चीज आदिवासियों से हिंदू, मैं उसी चीज में आ रहा हूँ। आप देखिए सबसे पहले क्या आया, आर्य धर्म। क्या आया, आर्य धर्म। फिर क्या लेके आए उन्होंने, हिंदू धर्म, ठीक है, ब्राह्मण धर्म लेके आए। आर्य धर्म के बाद में क्या लेके आए उन्होंने, ब्राह्मण धर्म लेके आया। फिर ब्राह्मण धर्म के बाद में क्या लेके आया, हिंदू धर्म लेके आया। अब हिंदू से भी नहीं पच रहा है, तब क्या बोल रहा है, सनातन बोल रहा है। देखिए, और हमारी संस्कृति जो पहले हजारों करोड़ों साल पहले थी, जो प्रकृति को मानते थे, आज भी मान रहे हैं, और हमारे पुरखे मान। जैसे मैं राधे श्याम ककोड़िया हूँ। ककोड़िया मतलब नागवंशी, 7 पैन। हमारा गढ़ कहाँ है, मंडला गढ़ है। हमारी दाई क्या है, गढ़ा की मंडलोइन दाई, सारा पता है आपको, ठीक है। और हमारा टोटम क्या है, मेरा टोटम नांग है, एक पेड़ है तो सरई का पेड़ है, और पक्षी में नीलकंठ। ये हमारे साथ जितने भी कुल में है, चाहे मराबी हो, ककोड़िया हो, भलाबी हो, तो ये हमारा प्रकृतिक है। अब ये बता दीजिए, अब बोलते हैं कि उनके का पुलस्त धर्म, पुलस्त वंशी बोलते हैं। क्या आज पुलस्त ऋषि हैं? नहीं। लेकिन हम बोलते हैं हम नागवंशी हैं। पहले भी नांग था, आज भी नांग था, अभी फिर नांग देख लेंगे। मतलब हम नांग के शक्ति के उपासक थे, तो आज भी हम उसके उपासक। कहीं ना कहीं तो सबकी जड़ें एक ही है ना इस देश में? नहीं, एक नहीं है। नहीं, मतलब अब वहीं से बदल गए, कुछ लोग बदल गए, लेकिन ठीक है। अब बात आती है कि क्रिश्चियन बन गए। मैं पूछना चाहूंगा, जब आदिवासी हिंदू बनाया गया तो ये तो नहीं बोल रहे कि आप आदिवासी को हिंदू बोल रहे हो, आदिवासी को आप सनातनी बोल रहे हो, हैं? ये क्यों नहीं बोल रहे? अब क्रिश्चियन, भाई ठीक है, जब भारत देश आजाद हुआ था तो आप हमको जो है आरक्षण दिया गया था। आरक्षण किस पे था? सबसे पहले एजुकेशन में आरक्षण था, और ये पॉलिटिकली आरक्षण 10 साल के लिए था, कि 10 साल में जो है राजनीतिक आरक्षण 10 साल में जो है हम आदिवासियों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में आगे लेकर जो है उनको हम सत्ता देकर जो है इस देश से क्या करेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे, देश को छोड़ के जाएंगे। ये जो है इंडिया पैक्ट आप देखेंगे ना, उस पे साइन है, ठीक है, उस पे साइन है, इसको आप देख सकते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो रहा था, उससे पहले इसी जंतर मंतर में जो है बैठक हुई थी। एक 565 रियासत के राजा आए थे, उसमें से 13 रियासत के राजाओं ने जो है पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की उसको पाकिस्तान दे दिया। हमारे 258 रियासत के राजाओं ने गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी, तो उनको गोंडवाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब 258 रियासत ही चली जाएंगी तो उनके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमारे राजाओं ने जो है सहानुभूति दिखाई भारत को एक करने के लिए, और इस देश को, क्योंकि हमारी संस्कृति ही क्या है, समानता की संस्कृति है। हमारी संस्कृति सभ्यता की है, एकता की है, इक्वालिटी की है। हमसे सीखना है कि भाई देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, हमारे गृह मंत्री ने बोला, यदि सीखना है तो आप आदिवासियों से सीखिए इक्वालिटी। तो आज क्यों आदिवासियों को जो है खत्म किया जा रहा है, आदिवासियों को नक्शे से दूर किया जा रहा है? कैसे बचाया जाएगा? क्या क्या आप चाहते हैं ऐसा हो जाए जिससे आदिवासियों का कल्याण हो जाए, वो भी मुख्य धारा में आ जाए? सबसे पहली चीज कि आपने बोला 5वीं अनुसूची क्षेत्र संविधान में है, हम आपसे मांग नहीं कर रहे 5वीं अनुसूची क्षेत्र। सबसे पहला चीज है कि हमारी जमीन को 1 इंच भी कोई छू नहीं सकता। ऑटोनोमस काउंसिल तो मिलती है सर, ठीक है। आप देखिए लागू नहीं है ना, वो नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन वाकई धरातल में जाएंगे तो ऑटोनोमस काउंसिल है, उसके अधिकारों की आप ये बताएं मणिपुर की क्या स्थिति है? अगर ऐसा होता तो जो ऑटोनोमस काउंसिल है, 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, क्या उसका पालन हो रहा है? जो भी सरकार स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट जाके आप किसी IAS कलेक्टर से पूछिए, उसको पता है क्या वहाँ पे जो कलेक्टर हैं वो
जमीनों को बेदखल करना, सबसे पहले आपको उनको आप कह रहे हो जो अधिकार उजाड़ने, है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। कलेक्टर को तक ही नहीं पता। मैं तो कितने सारे लेटर लिखता हूँ, मैं आपको सारे लेटर भेज दूंगा। कलेक्टर पूछता है कि यार ये 13 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है? अरे आपको आर्टिकल 13 नहीं मालूम, आर्टिकल 13(3) का नहीं मालूम, तो आप कैसे उनके बीच में नौकरी करें? दूसरा चीज है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि आदिवासी की जमीन ना तो केंद्र सरकार ले सकती, ना राज्य सरकार ले सकती है, ना गैर आदिवासी ले सकता। तो सारे के सारे कोयला खदान आदिवासी की जमीन में क्यों है? सारे के सारे बांध आदिवासी की जमीन में क्यों है? सारी की सारी सेज इंडस्ट्रीज जो है वो आदिवासियों की जमीन में क्यों है? इस पर भी तो प्रश्न जो है देश की मीडिया को पूछना चाहिए और पूरे देश के आदिवासियों को भी एक होकर पूछना चाहिए। हमारा मुख्य एक ही मांग है, यदि आपके चैनल के माध्यम से चल जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही मांग करना चाहूँगा कि जो सीलिंग एक्ट 1972-73 में लगा था, जिस पे आदिवासियों के राजाओं की जमीनों को जो है अधिग्रहण करके शासकीय जमीन बनाया गया, चाहे मध्य प्रदेश शासन की जमीन बनाया, चाहे यूपी शासन की जमीन बनाया जाए, चाहे दिल्ली शासन की जमीन बनाया गया, और 1992 में सीलिंग एक्ट में जो जमीनें आपने रखी थी उसको वापस करने का आदेश हुआ था, तो आपने उनकी जमीनें वापस क्यों नहीं की? दूसरा चीज, यदि आपने उनकी जमीनों को सीलिंग एक्ट में लिया था तो फिर क्या सिंधिया, क्या नाम है सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया, ज्योतिराजे सिंधिया, उनकी जमीनें क्यों अधिग्रहण नहीं की गई? फिर इसके बाद फिर इसके बाद जो है आपने दिग्विजय सिंह, नहीं उनकी भी अधिग्रहण की गई, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियां छोड़ दी गई। कुछ नहीं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं उनके पास? राजा का कहाँ दिख रहा है? ऐसी गोंड राजाओं की कहाँ दिख रहा है? कहीं बताइए भाई। नागपुर में तो भक्त बुलंद शाह ने बसाया था पूरा नागपुर, तो पूरी नागपुर की जमीन किसकी हुई? भक्त बुलंद शाह की। भोपाल को जो है भोपाल से सलाम, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो गया इसमें, बिल्कुल भेदभाव हो गया। आज तो मैं कहना चाहता हूँ इसको थोड़ा रोक कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, जो आप बोल रहे हो कि कैसे प्लान करेंगे, तो ये सारे देश के आदिवासियों को मैं मीडिया के माध्यम से ये एक बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में तो आए, आरक्षण मिला, विधायक भी बने, सांसद भी बने, आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला? तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आदिवासियों को समझना पड़ेगा, वो पार्टी का काम कर रहे हो, किसी आदिवासी का जो प्रतिनिधित्व नाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हमको उन्हें नहीं चुनना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये आदिवासी नेताओं की बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में है और देश के राष्ट्रपति से लेके बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान है, लेकिन क्या वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं या अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो आदिवासियों की बात करने वाले आदिवासी समाज नेता नहीं निकाल पा रहा है या आपस में बिखराव है? नहीं, मैं सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। जब आप पांचवी अनुसूची पढ़ेंगे, भाग 10 पांचवी अनुसूची, उस पे आर्टिकल नंबर है 244(1), उस पे बोलता है TAC, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले देश की जो राष्ट्रपति हैं हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से अपने आदिवासियत की क्या पहचान है, जैसे मैंने बताया, ये तो फिर मेरा बात हो जाएगी कि तुम आदिवासी नहीं हो, मैं आदिवासी, फिर सरकार कहेगी तुम कोई नहीं हो, हटो। नहीं, आप आपस में ये आपस में ये अगर आप द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ उंगली उठाओगे, नहीं, मैं तो पूरे देश के जनप्रतिनिधि, मैं तो विधायक सांसद के ऊपर। भाई आप आरक्षण देते ना, आपने UCC बनाया, UCC में कॉलम बनाया ना कि ये नियम आएंगे, ये जानोगे तो आप UCC में आएंगे। तो वैसे ही जो ट्राइबल के भी तो हैं, जब आप अपने जो है टोटम नहीं जान रहे हो, आप अपने गढ़ व्यवस्था नहीं जान रहे हो, आपकी तरह भूल गए तो सीखो। आपको याद है, किसी बच्चों को ना याद हो, भूल गए तो सीखो ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आदिवासी नहीं है। नहीं, आदिवासी नहीं है। जो आदिवासी की जल जंगल जमीन नहीं बचा सकता, जो खड़े होकर जो है राष्ट्रपति भवन पर ये नहीं बोल सकता कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं जा सकता, आदिवासियों के ऊपर में जो कोई भी लॉ लागू नहीं होता है। देश का गृह मंत्री तो बोल रहे हैं ना, अमित शाह नहीं बोल रहे कि UCC आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होगा। जब आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होगा तो आदिवासी स्वतः दूसरा धर्म है, ना तो वो हिंदू में आ सकता है, ना मुसलमान आ सकता है। आप तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, तो हम कोई नई बात नहीं बोल रहे ना। नई बात बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं भाई, आप खुद अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो भाई जनगणना में आपको कॉलम देने में क्या तकलीफ हो रही है? ये बड़ी बात कही इन्होंने। जब UCC में आप ये स्वीकार कर लेते हो कि जो समान आचार संहिता, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफाइड सिविल कोड, जब वो देश के सभी संप्रदायों पर लागू हो रहा है और आदिवासी पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अपने आप कह रहे हो गाए या इनडायरेक्टली कि आदिवासी तो अलग धर्म है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो कॉलम? ये बड़ी बात है। ये तर्क इस तरह का कुछ आपका कुछ प्लानिंग है कि PIL वगैरह लगाना या कुछ करने की प्लानिंग है आगे? बिल्कुल, आगामी समय में जब पूरे देश के आदिवासी एक होकर
एक मंच साझा करेंगे। हमारी पहल चल रही है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। दिल्ली में भी कई बार हम आए हैं, चाहे झारखंड के आदिवासी हों, चाहे हमारे गुजरात के आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई हों, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई हों, चाहे आसाम के आदिवासी भाई हों, सभी आदिवासी भाइयों के साथ में हम लोग जो है बैठक कर रहे हैं और उनके साथ में एक चिंतन मंथन लाकर, हमने पिछले बार में भी बोला था कि आप धर्म कॉलम जो है यूसीसी में जब आपने अलग कर दिया तो स्वतः जो है आप जनगणना में अलग कर दीजिए। दूसरा चीज़ है कि जनगणना में आप जब मकानों का सर्वे करते हो तो उस पर ये जरूर आइडेंटिफाई करते हो ये एसटी का मकान है, ये एससी का मकान है, ये ओबीसी का मकान है। लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो तब आप तो नहीं बोलते कि ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, ये माइनॉरिटी का है। क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा भाई मकान तो के सर्वे में अलग और व्यक्ति के सर्वे में अलग। अब तक क्या आपकी, लास्ट में एक प्रश्न है, अब क्या आपकी ये योजना है कि अब की बार आदिवासी सरकार, ऐसा कुछ चल रहा है क्या दिमाग में? क्योंकि अगर सबको एक कर लोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे लोग। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि देश के प्रधानमंत्री का षड्यंत्र है, ठीक है, कि देश के संविधान को बदलना। देश का संविधान कब बदला जाएगा? जब हर प्रदेश में एक ही सरकार के मुख्यमंत्री बैठेंगे, ठीक है। जब एक ही सरकार के मुख्यमंत्री बैठेंगे तो वहाँ की सदन से प्रस्ताव पास होके आएगा, तब जाके केंद्र में जो है ये भारतीय संविधान को बदल सकते हैं, ठीक है। आधे राज्य भी मिल जाए तो काम हो जाएगा, आधे से ज्यादा है इनके पास। हाँ, मतलब 1/3 भी मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके फिराक में है। यदि देश के क्या असर कर लिया 20 राज्यों में, कैसे न कैसे घुस गए। अब देखिए ना, अब देश का संविधान खरीद फरोख्त किया है। चाहे दिल्ली की सरकार गिराना हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराना हो तो उन्होंने विधायक खरीदना, सांसद खरीदना। तो इसी से समझ में आता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। और लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देश की जनता को लोकतंत्र जानना होगा और अपने वोट के अधिकार को जानना होगा। और जब 5 साल में एक बार जब चुनाव का समय आता है तो उस समय में अपनी ताकत दिखानी होगी। धरना प्रदर्शन तो हम जीवन भर करते रहेंगे। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, काशीराम जी ने एक बात बोली थी, क्यों आदिवासी की बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है? क्यों एससी की बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है? क्यों ओबीसी की बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है? क्यों राजपूत की बेटी के साथ में क्यों अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? ब्राह्मण की बेटी के साथ में क्यों अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? विधायक की बहन बेटियों के साथ में क्यों अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? सांसद की बेटी के साथ में क्यों अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा? क्योंकि यदि आपका हुक्मरान नहीं होगा तो आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाएगा। चाहूंगा आपको, अब तो ब्राह्मण भी नहीं छोड़े जा रहे। तिवारी, भरत तिवारी को मार दिया। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, जो भी सच बोलेगा उसको क्या कहेंगे? मतलब भाई 100 में से एक को मार दिया तो आप बात उठा रहे हैं। 100 में से एक को मार दिया तो आप आवाज उठा रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आवाज उठाएगा सरकार। आप एग्जांपल दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि तो बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, बड़े-बड़े पदों पर सरकार के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन लगातार तो आदिवासी मारे जा रहे हैं। सिंगरौली में देखो, आदिवासी नहीं है, वो स्वार्थी आदिवासी, सिर्फ उसको पद की चिंता है। बच रहा है बोकस आदिवासी। मैं यही कह रहा हूँ। एक ही टैग है, जो आदिवासियत नहीं जानता, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं जानता, जो अपने अधिकारों को नहीं जानता, जो जल जंगल जमीन नहीं जानता, जो गर्व से नहीं बोलता कि विश्व आदिवासी दिवस में बधाई नहीं दे सकता पूरे देश के आदिवासियों को, तो ऐसा आदिवासी बोकस आदिवासी है। चाहे वो देश के सर्वोच्च पद में बैठा हो, चाहे देश के जो है वो सरपंच ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक देश को कैसे पहचानोगे। आज आदिवासी कह रहे हैं कि अपने आप को जानिए, समझिए और देश में समरसता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये देश विविधताओं का देश है, ये देश डाइवर्सिटी का देश है। और इस देश को अगर एक रंग में रंगने की कोशिश की जाएगी तो फिर ऐसी ही आवाज़ें उठेंगी। देश को अलग अलग रंगों में रहने दो और अलग अलग रंगों से ये बगीचा बनता है, ना कि एक रंग। इस पे एक छोटी सी बात और मैं बोल देता हूँ। अभी यूसीसी की बात आ रही थी। यूसीसी में मुसलमानों की आवाज़ आ रही कि उनको अलग किया जाए, क्रिश्चियनों की आवाज़ आ रही कि उनको भी अलग किया जाए। यूसीसी में सभी को एक कर रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि सारे अभी बीच में हमारे मध्य प्रदेश में यूसीसी में चर्चा चल रही थी, यूसीसी में डिबेट हो रहा था। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी है, बाबा साहब ने रखा था। यूसीसी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल यूसीसी तो भाई क्यों नहीं आना चाहिए? यूसीसी नहीं, मुसलमान के लिए अलग कानून होगा और उसके लिए कानून अलग होगा।
नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बोलना ये तो चाहता बाबा हूँ साहब ने कहा नीति निर्देशक भाई, तत्वों की बाबा वो साहब कैसे ला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों की सहमति से तो साफ नहीं है, हाँ। लाने की नियत उनकी साफ नहीं है। नियत पर आप सवाल उठा सकते हो, यूसीसी पर सवाल नहीं उठा नहीं नहीं, सकते। यूसीसी पर सवाल उठेगा, यूसीसी पर सवाल तो बाबा उठेगा। साहब पे सवाल नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब पे सवाल नहीं उठेगा। उन्होंने आप नीति निर्देशक तत्वों भाई में लिखा है। हम एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे, सिंपल सा प्रश्न है हमारा कि आप एक बात बताइए, भारत देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। क्या अंतिम छोर के व्यक्ति को संविधान मालूम है? क्या अंतिम छोर के व्यक्ति को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स मालूम है? क्या उसको नीति निर्देशक तत्व मालूम है? जब आपने ये व्यवस्था नहीं की तो आप संविधान में ये है वो है नहीं बोल सकते। सबसे पहले आपको संविधान पढ़ाओ, आपने जो है एजुकेशन में संविधान को शामिल करना चाहिए, पहली मांग है हमारी। बहुत अच्छी जब बात है। एजुकेशन में संविधान होगा ये तब अपनी गर्व से आवाज उठा सकता है, ये बड़ी तब वो बोल सकता है। समानता की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में समानता क्यों नहीं दे रहे? एक जगह प्राइवेट स्कूल चल रहे, एक जगह सरकारी स्कूल चल रहे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो लाखों स्कूल हमारे जो है गाँव से बंद कर दिए गए। फिर इसके बाद में स्वास्थ्य की बात करें तो एक जगह सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक जगह प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये दोहरी नीति है। बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हो और बहुत सारी बात कर यूसीसी ला रहे हैं तो सब कम से कम सबसे पहले रोजगार में समानता लेके आए, एजुकेशन में समानता लेके आए, स्वास्थ्य में समानता लेके आए, ऑटोमेटिक सब अपने धर्मों में समानता लेके आ जाए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। इसी बात पर मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी, फिर कभी मिलेंगे इनसे तो और विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ कहा गया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह गया, कुछ इनके दिल में रह गया, कुछ हमारे दिल में पूछने को रह गया। लेकिन हाँ, आदिवासियों की बात अब मुखर तरीके से करी जाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से आदिवासी जो कहना चाहते हैं उनकी आवाज़ को हम एक माध्यम देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।